नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप अपने कमेंट्स लिखिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए बेल आइकन भी दबाइए। और हम हर बार की तरह कुछ अलग चुनते हैं, कुछ अलग रह करके सोचते हैं कि आपको जानकारी दें। क्या किसी सरकार के फैसले का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आम आदमी उसके बारे में क्या सोचता है, इन्हीं सब विषय को लेकर के, बिंदुओं को लेकर के हम लोग हमेशा आपके बीच चले आते हैं। इस बार का विषय यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है, मदरसे जो कि बहुत सारी वजह से खबरों में रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनकी जो तालीम होती है, जो मजहबी तालीम होती है, इन सब को लेकर के ना सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जिसे समझने में आम आदमी को समझ भी नहीं आता है, और वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बना रहता है। इन्हीं सबको लेकर के आज हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सरकार का फैसला ये है कि अब उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं वो यूपी बोर्ड के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी तर्ज पे चलेगा। तो आखिर ये इसका क्या मायने है, किस तरह चलेगा, इसमें भी कुछ सुधार होने की जरूरत है या इसमें भी और कुछ बदलने की जरूरत है, इन्हीं सब मसलों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जो कि इस बात के लिए कि आखिर इस फैसले का क्या निर्णय का क्या मतलब निकाला जाए। सूफी कौसर मजीदी साहब जो कि हमारे साथ अक्सर जुड़ जाते हैं और बहुत सारे मसलों पे बात करते रहते हैं, अपनी बात बताते रहते हैं। मैं सीधा शुरू करता हूं मजीदी साहब की। उत्तर प्रदेश में मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, जो कि अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को प्राइमरी स्कूल के तर्ज पर चलाया जाएगा। तो ये बात समझने वाली है कि मदरसे दो प्रकार के, एक वो जिसे मुस्लिम समाज खुद चलाता है अपने फंड पर, और दूसरे मदरसे वो हैं जो शासकीय फंड पर चलते हैं। तो जो शासकीय फंड पर मदरसे चलते हैं वो मदरसे तो पहले से ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से संचालित हैं। उन मदरसों में वैसे ही गवर्नमेंट का, सरकार का पाठ्यक्रम चालू है। और दूसरी प्रकार के जो मदरसे हैं जो मुस्लिम समाज खुद संचालित करता है, तो उसमें तो किसी का कोई दखल ही नहीं उसमें। वो जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाए, जो भी विचारधारा का पाठ्यक्रम पढ़ाए, उसमें कोई दखल ही नहीं। ये जो भी इंटरफेयर कर सकते हैं तो वो उन्हीं मदरसों में इंटरफेयर कर सकते हैं जो शासकीय मान्यता पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए, वो समझने वाली बात यह है कि मदरसे जो दो प्रकार के हैं, एक जो मुस्लिम समाज चला रहा है और दूसरा जो शासकीय फंड से चल रहे हैं। तो जो समस्याएं आती हैं वो उन्हीं मदरसों से आती हैं जो मुस्लिम समाज द्वारा संचालित है। बल्कि उन सारे मदरसों से समस्याएं नहीं आती। समस्याएं कुछ एक मदरसों से आती हैं, कुछ परसेंटेज मदरसों से आती हैं जो खास विचारधारा के लोगों के द्वारा संचालित हैं। तो जरूरत यह है कि उस पर शिकंजा कसा जाए। तो उस पर शिकंजा कसने के लिए एक एक्ट लाना पड़ेगा, और बाकायदा उसका उसका मतलब एक विधेयक ला करके इसके विषय में उन मदरसों पर अपनी मतलब जो है वो पाठ्यक्रम लाने के लिए उसमें एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया है। वो इस तरीके से नहीं आ सकता है। ये तो मात्र एक छलावा है कि वो मदरसों में अब प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। कतई मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी जाने वाली है। उन्हीं मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी जो सरकारी फंडेड हैं और जो सरकारी एडेड हैं। बाकी निजी स्तर के जो मदरसे हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई ला ही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन मजीदी साहब, कुछ मुझे ये बताइए, और इसी बहाने सारे लोग जान पाएंगे, मदरसों को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अगर आज आप मुझे ये बताइए कि सरकारी मदरसों में क्या होता है और गैर सरकारी जो कि मुस्लिम समाज चलाते हैं या वो खुद चलाते हैं,
दोनों में अंतर क्या है, दोनों में पढ़ाया क्या जाता है, जरा मुझे बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आलोक भाई। और सबसे पहले हमको मदरसों के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मदरसे हैं क्या? ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 में जंग आजादी के मुजाहिद पैदा किए थे। ये वही मदरसे हैं जिनसे निकल करके अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आजादी का फतवा दिया था, और आखिरी सांस उन्होंने अंग्रेजों की कैद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गुजारी थी। ये वही मदरसे हैं जिनसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसे लोग निकले, और उनको अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से बाहर कर दिया, और उन्होंने आखिरी सांस अपनी अरब में ली। ये वही मदरसे हैं जहां पर अल्लामा किफायतुल्लाह काफी जैसे लोग निकले। और ये मदरसे हमेशा देश के हित में और देश की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कार्य करते रहे। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने के बाद, इसको राजनीतिक कारण कहें या तुष्टीकरण की नीति कहें, इन मदरसों में जो चीजें थी वो पाठ्यक्रम बदल गया या बदला गया। ये रिसर्च का विषय है, ये खोज का विषय है। इस पर रिसर्च की जानी चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो बात निकल करके सामने आती है कि प्राइवेट मदरसे, यानी जो मुस्लिम समाज चलाता है, मुस्लिम समाज की संस्थाएं चलाती हैं, और सरकारी मदरसे। देखिए, सरकारी मदरसों को तो बात ही छोड़ दीजिए। सरकारी मदरसे सीधे सीधे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं, और वो उन्हीं का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, जिसमें जो है वो मौलवी और आलिम कामिल फाजिल मुंशी इस तरीके का पाठ्यक्रम होता है, जो हाई स्कूल के बराबर होता है, इंटर के बराबर होता है, बीए के बराबर होता है, एमए के बराबर होता है। ये चल रहा है। इनकी डिग्रियां भी मान्यता प्राप्त होती हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की जो डिग्रियां मिलती हैं, वो उन डिग्रियों के द्वारा ब्रिज कोर्स करके दूसरी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया जा सकता है। अब सवाल आता है वो मदरसे जो मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित होते हैं। तो उसमें से जी। बहुत से मदरसे हैं जो दावत इस्लामी द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। बहुत से मदरसे हैं जो देवबंदी विचारधारा के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो बरेलवी विचारधारा द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो सूफी विचारधारा के लोगों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। परेशानी उन जगहों पर आती है जहां पर एक खास कट्टरपंथी विचारधारा का समूह काबिज है। देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। एक वर्ग जो उत्तर प्रदेश के एक खास शहर से बिलोंग करता है, उस शहर के एक परिवार से संबंधित मुल्ला मौलवियों का एक वर्ग, जो एक सिर्फ वो प्रभुसत्ता मुस्लिम समाज अहले सुन्नत में अपनी कायम रखना चाहते हैं, उस परिवार के तथा कथित कुछ सदस्य और उन सदस्यों के कुछ अनुयायी बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सबसे हट करके हम अपने आप को फायर ब्रांड दिखावें, और हम अपने आप को बहुत कट्टर वाला और अच्छा वाला सच्चा वाला सुन्नी दिखावें, तो ये लोग जहाँ जो चला रहे हैं, तो ये खास मौलवी साहब की विचारधारा को प्रमोट करते हैं। और उन्हीं मौलवी साहब की विचारधारा को उन्होंने अमन्ना सदकना बना दिया, और उसी को सत्यवाक कुरान और हदीस से बड़ा मान करके वो उसको चला रहे हैं। बल्कि एक शब्द होता है ना कि जबरिया, ये जबरिया अपने एक खास मौलवी साहब के व्यक्तित्व को प्रदर्शन करना चाहते हैं, और उसी के तहत जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये उसी का परिणाम है। बल उसको चिन्हित करना चाहिए। ऐसे सोच के लोगों को चिन्हित करके, और उनके यहाँ जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम को चिन्हित किया जाए। देखिए, एक खास मौलवी साहब है, उनकी एक किताब है, उस किताब फतवे की किताब है। उस फतवे की किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर बधाई देने से निकाह टूट जाता है, और सबसे पहली बात, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है और निकाह टूट जाता है। तो जब ये चीज जिस मदरसे में पढ़ाई जाएगी, तो बच्चा 5 साल की उम्र में पढ़ेगा, फिर वो 10 साल की उम्र में उसने पढ़ा, वो 15 साल की उम्र में पढ़ा, तो धीरे धीरे वो बात उसके दिमाग में घुस गई कि यार, हम किसी हिंदू को अगर नमस्कार भी करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे और हमारा निकाह टूट जाएगा। तो और निकाह जो है वो पल पल में टूट जाता है उस विचारधारा में। तो हमारा जब निकाह टूट जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसके अंदर एक भय है, तो वो जानबूझ करके किसी नॉन मुस्लिम से मिलना भी नहीं चाहता है। तो जरूरत, एक ये मैंने एक छोटी सी बात बताई, एक जी। मिसाल दी कि उन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो जरूरत है कि उस विचारधारा पर अंकुश लगाया जाए। जो सरकारी मदरसे हैं, वहां ये पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता है।
वहां पर ये पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। ये पुस्तक उन्हीं मदरसों में पढ़ाई जाती है जो नॉन गवर्नमेंट एडेड हैं। हाँ, कुछ गवर्नमेंट एडेड मदरसे भी हैं जहां पर ये पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। तो उनका जब भी कोई ऐसा मामला होगा तो खुलासा किया जाएगा। साथ ही उसी पुस्तक में, फतवे की पुस्तक में भी एक बात लिखी हुई है कुर्बानी के संबंध में, जानवरों के संबंध में भी वो बातें लिखी हुई हैं। हमारे पास वो हवाले हैं, लेकिन हर वक्त वो चीजें नहीं कहनी चाहिए कि आदमी यही सोचेगा कि ये कौसर मजीदी तो हर वक्त जो है ये आग लगाने वाली बात करते हैं, फितना फसाद वाली बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने की जरूरत है, जो पाठ्यक्रम हिंदू और मुसलमानों में विभेद करने की शिक्षा देता है। अब जैसे कि दावत इस्लामी, अब दावत इस्लामी के बारे में कहा गया कि साहब उनके यहाँ कोई भी ऐसा साहित्य नहीं मिला। तो साहब अब आप ढूंढ नहीं पाए तो वो एक अलग बात है। हमारे पास तो उनकी एक पुस्तक है जिसको फैजान सुन्नत कहा जाता है। उस फैजान सुन्नत के पेज नंबर 6 में ही सीधे सीधे दर्ज है कि जब भारत आजाद हुआ तो उनके मतलब जो है भारत विभाजन हुआ तो इलियास अत्तार के माता पिता जो भारत में रहते थे जूनागढ़ के किसी गांव में, तो वो वहां से जब गए तो हिंदुओं और सिखों ने लूटा और मारा पीटा। तो इस तरीके की बातें जब उसी पुस्तक में पढ़ाई जा रही है और हिंदी में ही लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो विवादित बात है। उसके अलावा ही उसी पुस्तक में पेज नंबर 886 या 882 पर जो भाई अभी मैंने बात की थी, वो कुर्बानी वाली बात की, उस जानवर का गोश्त खाना सबसे अच्छा है, बेहतर है। तो ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये विखंडन को तो बढ़ावा देती है। तो न जाने क्यों उस पर सोचा नहीं जाता, रोक नहीं लगाई जाती। तो इस पर अ, गंभीर होकर के कार्य करना पड़ेगा। अच्छा मजीदी साहब, एक बात बताइए, हमारे वहाँ जैसे सरकारी राज्य सरकार के स्कूल होते हैं जो कि यूपी बोर्ड से होते हैं, केंद्र सरकार के होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, एक तीसरी तरीके का है वो कॉन्वेंट कहा जाता है या अलग वह है आईसीएसई बोर्ड होता है। मुख्यतः यही तीन बोर्ड हैं जिनके माध्यम से चाहे प्राइमरी कह लीजिए या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, ये मदरसे कौन से बोर्ड के होते हैं जिन्हें मुस्लिम समाज चलाता है? आखिर कोई ना कोई बोर्ड से इनको संबद्धता तो एफिलिएशन तो लेना होता होगा ना। एक यूपी बोर्ड से डायरेक्ट सरकारी मदरसे हो गए, फिर वो मदरसे हो गए जिनकी मान्यता होती है। ये मुस्लिम समाज वाले कौन से मदरसे हैं और इनको मान्यता कौन देता है? अब हम आपको बात बताएं, आप ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ना तो इस पे कोई मान्यता होती है और ना इनको कोई मान्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो कोर्स पढ़ाते हैं, इस कोर्स में जो पढ़ाया जाता है कि वो नाजरा पढ़ाया जाएगा, यानी कुरान शरीफ की तालीम जो है वो अरबी भाषा में जो कुरान है उसको पढ़ सके। उसके बाद हिफ्ज का कोर्स कराया जाता है, यानी उसको कंठस्थ कर ले, जो पूरी कुरान है जिसके 300 अध्याय है उसको कंठस्थ करने की। उसके बाद एक कोर्स होता है मौलवी का, जिसे आलिम भी कहा जाता है, जिसको पढ़ करके लोग मौलाना बनते हैं। तो नाजिरे का कोर्स वो है कि जिस पर जो है वो अरबी भाषा में लिखे हुए कुरान को सही से पढ़ ले, उसको नाजरा कहते हैं। वो जितनी आयु में पढ़ ले वो उस पर निर्भर है। उसके बाद हिफ्ज, हिफ्ज का कोर्स ये है कि वो कितनी जल्दी याद कर लेता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उसको 2 साल में याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उसको 3 साल में याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे 5 साल में याद कर पाते हैं। तो ये हिफ्ज का कोर्स हो गया, यानी जो पढ़ करके हाफिज हाफिज जी बनते हैं। उसके बाद आता है कोर्स, वो होता है मौलवी का, जिसको आलिमत का कोर्स कहते हैं, यानी जिसको पढ़ने के बाद आलिम बनता है। ये 7 साल का ये उसके बाद कोर्स होता है मुफ्ती का, यानी जो फतवा देते हैं। वो भी 2 या 3 साल का कोर्स होता है। वो मौलाना बनने के बाद फिर वो मुफ्ती बनते हैं, फिर वो शेखुल हदीस बनते हैं। इस तरीके की वो डिग्रियां होती है, लेकिन इन डिग्रियों की कोई भी किसी भी संस्थान में कोई मान्यता नहीं है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। वो डिग्रियां लेने के बाद, नाजरा पढ़ने के बाद, जो आम इंसान, जो मैंने भी मदरसे में नाजरा पढ़ा था, कुरान शरीफ को अरबी भाषा में पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे जुस्तजू हुई, तो फिर मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा और फिर ट्रांसलेशन के तरीके से पढ़ पढ़ करके मैंने अपना काम चलाया। मैं नहीं कहता कभी मैं धर्म गुरु हूँ इस प्रकार का, या मैं कोई स्कॉलर हूँ मुस्लिम समाज का। मैं कभी अपने आप को नहीं कहा। मैं तो एक आम मुसलमान कल भी समझता था, आज भी समझता है। हाफजे का कोर्स करने के बाद लोग जो है वो निकलते हैं, फिर वो पढ़ने के बाद फिर गांव देहात या शहरों की मस्जिदों में जा करके वो इमाम बन जाते हैं।
और वहां पे मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, उनको जो भी 7 8 10 हजार रुपया वेतन मिलता हो। उसके बाद फिर जो मौलाना लोग होते हैं जो बन के निकलते हैं, वो तकरीरें करने लगते हैं जाकर के, और मतलब उपदेश देने लगते हैं जाकर के। और उसके बाद जो मुफ्ती निकलते हैं तो वो दारुल इफ्ता में बैठ करके फतवे दिया करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो भी बन करके निकलते हैं, चाहे हाफिज जी हो, चाहे कारी साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, ये मदरसे से निकले और मदरसे की ही दुनिया में वापस चले गए। यही इनकी दुनिया है, यही इनका संकुचित दायरा है। मुस्लिम समाज के द्वारा संचालित जो दीनी मदरसे हैं, और वो जितने भी मदरसे हैं, वो इसी पे शुरू होते हैं और इसी पे समाप्त हो जाते हैं। और मुस्लिम समाज जो चलाता है, तो वो मदरसे नहीं चलाता है, फिर वो विद्यालय चलाता है, वो स्कूल चलाता है। बाकी मुस्लिम समाज के जो मदरसे चलते हैं, मदरसे में यही शिक्षा है, यही पाठ्यक्रम। पर मजीदी साहब, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्योंकि जो सरकार ने फैसला लिया है, मैं थोड़ा आपको उस बारे में बता दूं कि प्राइमरी स्कूल की तर्ज पे चला जाएगा। मतलब है कि 6 साल की उम्र, प्राइमरी स्कूल में 6 साल की उम्र से बच्चे एडमिशन लेते हैं। मतलब उसके नीचे आप नहीं चला सकते हैं, उसके नीचे के बच्चों को आप मदरसे में नहीं ला सकते हैं। उसके बाद अगर जो आंकड़े मुझे मोटा मोटा मिले हैं, सरकारी मदरसों की संख्या लगभग 600 के आसपास है। और वो मदरसे जिन्होंने सरकार से मान्यता ली है, लगभग वो 16,000 के आसपास है। और अगर कुल मिलाकर के यूपी में हर तरीके के मदरसे, जैसे आपने कहा समाज वाले मदरसे, जो कि सरकारी भी नहीं है, गैर सरकारी भी नहीं है, उन्हें प्राइवेट कहा जाए, तो ऐसे सब मिला के 50,000 के करीब मदरसे बनते हैं। और जो ये पढ़ाई की जा रही है, या जो ये ऑप्शन दिया गया है, पहले क्या होता था इन मदरसों में, आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के विषय में एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप किसी एक विषय को लेकर के आगे की क्लास में पास हो जाएंगे। पर अब जो है, जब हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल की तर्ज पे चलाया जाएगा, या जो नया पाठ्यक्रम आया है, इसमें ये सारे विषय कंपलसरी हैं। आपको गणित भी पढ़ना है, सोशल स्टडी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद आपकी जो धर्म की बात होती है, वो तालीम जो कि मजहबी तालीम होती है, दीनी तालीम कही जाती है शायद, उसको भी आप पढ़ेंगे, और उन सबको पास करने के बाद आप अगले क्लास में जाएंगे। ये ये सरकार की तरफ का फैसला है। क्या आपको लगता है इस फैसले से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कुछ असर पड़ेगा अगर सरकारी, गैर सरकारी और दूसरे सब मदरसों की बात कर लें तो? क्या इसमें कुछ देखिए सुधारात्मक फर्क पड़ेगा? देखिए आलोक जी, ये चीज लागू ही नहीं हो सकती। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं लागू हो सकती है क्योंकि किसी भी प्राइवेट चीज पर अपना नियम नहीं लागू किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि फिर वो इस आधार पर कोर्ट जाकर के रिलीफ ले लेंगे कि सर ये जो है धर्म प्रचार की जो स्वतंत्रता है, उसमें वायलेंस कर रहा है ये, तो उस आधार पर रिलीफ पा लेंगे। तो ये बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया है मेरे ख्याल में, सिर्फ इसलिए कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और मदरसों में अब प्राइमरी एजुकेशन दे दी जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये जो लोकल स्तर पर जो मदरसे चलते हैं जिसमें दीनी तालीम दी जाती है, तो इस इन 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 मदरसों में 90% नहीं बल्कि 95% बच्चे वो दीनी तालीम लेते हैं और दुनियावी तालीम लेने के लिए वो स्कूल जाते हैं। तो जब उनको वो स्कूल जैसा ही एटमॉस्फेयर उनके साथ होगा तो वो जाना ही नहीं पसंद करेंगे। वो कहेंगे फिर वो अपने घरों में मौलवी साहब को बुला करके पढ़ाने लगेंगे। देखिए जिस तरीके से मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उस तरीके से वो कोचिंग टाइप में मौलवी लोग घरों में जाकर के पढ़ाते हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद फैसला है। ये एकदम से कैसे ले लिया गया, इसमें क्या विधि विशेषज्ञों की राय ली गई, कैसे ये बना दिया गया, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि चीज सामने आए तो उसको उसका अध्ययन किया जाए, वरना ये पूरी तरीके से ये बात ना हजम होने वाली बात है। और ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्राइवेट रूप से अगर कर रहा है तो वो बाध्य नहीं होगा आपका पाठ्यक्रम लेने के लिए। वो तो सीधे सीधे कहेगा भी ये तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं वो
एक ऐसा नियम बना रहे हैं जो जिससे ख्याति की बजाय वो कुख्याति प्राप्त होगी, क्योंकि अब वो फिर वो कहेगा कि हम अपना मदरसा चला रहे हैं, हम अपना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, हम अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे। तो वो जो एडेड मदरसे हैं या सरकार मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनमें तो ये नियम चलेगा, और पहले से भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो तहतानिया फौकानिया, देखिए मदरसा भी दो प्रकार के होते हैं, अरबी फारसी मदरसा जिसमें फारसी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है कि अरबी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो फारसी पाठ्यक्रम में तहतानिया है, फौकानिया है, इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तो उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, और सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जो सरकारी मदरसे हैं। तो ऑलरेडी वो चल रहे हैं, लेकिन वो कैसे चल रहे हैं वो सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सबको पता है। और अगर वो प्राइमरी एजुकेशन वाले मदरसे के टाइप में कर देंगे तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों की क्या दशा क्या दिशा है, तो उसका भी यही हाल होगा। तो मजीदी साहब, क्या ये कदम राहत नहीं देता, कुछ तो संतुष्ट करता होगा कि सरकारी और गैर मतलब मान्यता प्राप्त 16,000 जो है, कम से कम वहां तो वही पढ़ाया जाएगा जो सरकार सुनिश्चित करेगी। ऑप्शनल को कंपलसरी कर दिया है। क्या ये आपको संतोषजनक नहीं लगता है? जहां पहले ऑप्शनल हुआ करता था कि 3-4 विषय में आप सिर्फ एक विषय ले लीजिए, आप दीनी मजहबी के साथ, दीनी तालीम के साथ एक सामान्य सा विषय लेकर के आप अगली क्लास में चले जाते थे, लेकिन अब वो वही विषय कंपलसरी हो गया है। देखिए, विषय कंपलसरी करने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक जो चीजें नुकसान वाली हैं उनको बैन नहीं किया जाए। हम तो कह रहे हैं कोई विषय कंपलसरी ना किया जाए, लेकिन जो नुकसान वाली चीजें हैं अगर उनको बैन कर दिया जाए तो अपने आप ही चीजें जो है संतुलित हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि वास्तव में ये फरमान पूरा हो रहा है, वास्तव में ये नियम पूरा हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है। कौन उसको चेक करने के लिए जाएगा, क्योंकि आप जिसको ऑब्जर्वर बनाएंगे तो वो उसी को बनाएंगे जो मदरसे की शिक्षा को से वाकिफ हो, जो अरबी फारसी भाषा का जानने वाला हो, तो आप उसी को बनाएंगे। भाई ये सरकार तो पिछले 5.5 साल से चल रही है, तो 5.5 साल में ऐसा तो है नहीं कि मदरसा शिक्षा परिषद नहीं था और उसमें चेयरमैन नहीं थे, उसमें सदस्य नहीं थे, सभी लोग थे। उसके बाद भी वैसे की वैसे ढर्रा रहा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं की चीजें वही हैं, लोग बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन वो चीजें वही की वही रहती हैं। समस्या इस बात की आएगी कि ये आपने जो आदेश जारी किया, हमने कहा ठीक है, मान लिया कि वो 16,000 मदरसों में ही, बाकी को छोड़ दीजिए, 16,000 मदरसों पे ही इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसको देखने कौन जाएगा। इससे पहले भी तो नियम लागू किया गया था कि पर्यावरण के बारे में एक विषय को आवश्यक कर दिया गया, वो हाई स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कि उसको 1 साल तक पर्यावरण साइंस जरूर पढ़नी है, बाकायदा उसका पेपर भी होगा, उसके नंबर भी जोड़ेंगे। या उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो है वो पर्यावरण से संबंधित जागरूकता आई? नहीं आई, क्योंकि लोग जो इस चीज को करना ही नहीं चाहते, उनको जो करना है वो करके रहेंगे। तो उसके लिए एक ठोस प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये हवा हवाई जुमलेबाजी आदेश देने से कोई काम नहीं चलेगा कि आज मुद्दा गर्मा गया तो हमने ताबड़तोड़ उसको एक्शन ले लिया और उस पर ऐसा कर दिया, लोग खुश हो गए कि एक साहब उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया और उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। इससे कोई काम नहीं बनने वाला। इस पर एक जो है मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेना पड़ेगा, और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, और उसके बाद ही इसमें कुछ ना कुछ हो पाएगा। पर मजीदी साहब, आपको मतलब ऐतराज क्या है? मदरसों में ऐसे कौन से विषय हैं जिनसे आपको लगता है कि नहीं ये गलत है? नंबर एक। नंबर दो, आप चाहते क्या है मदरसों में किस तरह से हो जाए जिसे आप बेहतर मानते हैं? देखिए, हमने सबसे पहले ही अपना वक्तव्य दिया था कि यही मदरसे थे कि जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बना रहे थे, यही मदरसे जो अल्लामा फजल खैराबादी बना रहे थे, और यही मदरसे हैं जिसमें सलमान अजहरी बन रहे हैं, यही मदरसे हैं जिसमें मन्नान रजा जैसे लोग बन रहे हैं जो जाकर के वो आतंकवादी जलाली का हाथ ठोकते हैं। तो ये आखिर परिवर्तन कैसे आया? तो जाहिर सी बात है कि 1857 का कुरान बदल गया,
या 1857 में जो हदीसें थी वो बदल गई? नहीं, सब कुछ वही है। लेकिन 1857 के बाद जो परिवर्तन आया, जिसमें कुछ मुल्ला मौलवियों की अपने उनके फतवों को कुरान और हदीस का रूप दे दिया गया, उससे चीजों में गड़बड़ियां आई, उससे चीजों में खामियां आई। उनको सुधारने की जरूरत है, उनको चिन्हित करके उनको हटाने की जरूरत है। अपने आप उसमें सुधार पैदा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अब इन मदरसों में शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि कट्टरपंथी बातें कही जाती है, कट्टरपंथी किताबें पढ़ाई जाती हैं? देखिए, मैं सब की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप तो जानते हो कि हम बगैर तथ्य के बात करना ही नहीं पसंद करते। और वो तथ्य पहले हम सरकार को उपलब्ध करा देते हैं, उसके बाद में सार्वजनिक करते हैं। तो जिन मदरसों में बैठ करके ये कहा जाए कि जो भी दुश्मन हो फलाने हजरत का डाल दो उस पे खौलता पानी। अब आप समझिएगा कि मदरसे में जब ये उस साहित्य के रूप में पढ़ाया जा रहा है, एक कविता के रूप में पढ़ाया जा रहा है कि और उसके बाद जो है वो फलाने हजरत के जो जो दुश्मन है फेंक देंगे काट कर, आधा इधर आधा उधर। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी पढ़ाया गया, वो मुमताज कादरी जो पाकिस्तान का आतंकवादी था जिसने वो सलमान तासीर की हत्या की थी, उसको बताया गया वो गाजी मुमताज कादरी था। और उसकी शिक्षाओं पर हमें चलना चाहिए, उसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, चाहे वो जलाली हो चाहे खादिम रजवी हो, इनको ये कहा जाए कि खादिम रजवी साहब अमीरुल मुजाहिदीन थे। तो अमीरुल मुजाहिदीन अगर खादिम रजवी हो गया, तो इसका मतलब है कि वो जिसको बताया गया वो खादिम रिजवी ने उसके दिमाग में और दिल में घर कर लिया। और वही तथाकथित सो कॉल्ड अमीरुल मुजाहिदीन जो अपनी तकरीरें कर रहा है, उसमें देश भारत देश को गालियां दे रहा है। वो अपनी तकरीरों में कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहा है। फिर जलाली को कहा गया कि कंजुल उलमा। कंजुल उलमा का मतलब होता है कि आलिमों का खजाना, इल्म का खजाना। तो वो जलाली जो खुलेआम भारत को धमकिया रहा, अभी 2 4 5 10 दिन पहले ही आपने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो जारी करके उसने खुलेआम धमकी दी और यहाँ तक कहा कि भारत में के लोग ही पाकिस्तान बना देंगे। तो उसको यहाँ कंजुल उलमा कहा जा रहा है और उसको लोग दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं। देखिए, दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं, ये हम हवा में नहीं कहते हैं। कोई हमको बहुत प्यारा हो लगता है, तभी हम उसकी फोटो अपने मोबाइल की डीपी में लगाते हैं, वरना किसी की फोटो नहीं लगाते हैं। जो बहुत ही जिससे मोहब्बत की जाती है उसी की डीपी में लगाई जाती है। तो ये जलाली की मोहब्बत ही तो है। भारत में कम से कम कुछ नहीं तो हजारों ऐसे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, हजारों ऐसे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट मिल जाएंगे जिसमें वो जलाली को और खातिम रजवी की फोटो लगी हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये वही तो शिक्षाएं हैं जो ऑफलाइन पढ़ाई जा रही हैं। मतलब ऑफलाइन से मुराद यहाँ पर है कि जो किताबों से हट करके पढ़ाई जा रही हैं, जो सिर्फ मौलवी साहब अपनी खास तकरीरें पढ़ाते हैं। तो ये वो शिक्षाएं। अब देखिए कि यही मदरसे हैं, इन्हीं मदरसों से निकले हुए भारत के सारी विचारधारा के आलिम है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सल्लाफी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे जमाते इस्लामी वाले हो, किसी भी मौलाना ने आज तक गजवाए हिंद की बात नहीं की थी। पिछले 70 सालों में किसी ने भी नहीं कहा था कि गजवाए हिंद नाम की चीज कोई भारत के संदर्भ में है या भारत में ऐसा कुछ होगा। आज 2 साल से एक भारत का ही मुल्ला सलमान अजहरी वो घूम घूम करके हर जगह पढ़ा रहा है और बता रहा है जा करके। और ऑफलाइन उन्हीं मदरसों में ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये सब चीजें काबिले एतराज हैं। काबिले एतराज वो बातें नहीं है जो कुरान में लिखी हुई या हदीस में लिखी हुई अक्सर। और दूसरी बात ये होती है कि इन बातों से समाज का जो दूसरा वर्ग है, दूसरा धर्म है, वो दूसरा धर्म प्रभावित होता है। मुल्लाओं की लिखी हुई बात को, मुल्लाओं की बताई हुई बात को वो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि ये कुरान में लिखा हुआ है, ये हदीस में लिखा हुआ है। जबकि यकीन जानिए कि कुरान में और हदीस में कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी हुई है जो इस तरीके के मुल्ला मौलवी प्रचारित करते हैं। अब जैसे कि अभी ये मामला आया था, मन सब्बा नबी फक्तुलहू, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। अरे मेरे भाई, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई भी हदीस इस तरह की नहीं मिलती जिसमें ये लिखा हुआ है। बल्कि कुरान में तो लिखा हुआ है कि और जमीन पर फसाद न फैलाओ।
फसाद फैलाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाए कि तुम फसाद क्यों करते हो, तो वो ये कहते हैं कि हम तो लोगों की इस्लाह करने के लिए निकले हैं। यानी आज का जो मौलवी जो ये कह रहा है मन सब्बा नबियन फक्तुलहू, उससे ये कहा जाए तो कुरान में नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो और ये क्यों प्रचारित करो, तो लगेगा हम लोगों के अंदर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो इसके रसूल पैदा कर रहे हैं और जो गुमराही है उसको दूर कर रहे हैं। तो ये अपनी रचित बातों को इसके रसूल का हवाला दे देते हैं, कुरान और हदीस का हवाला दे करके जबरिया अपनी बातों को मनवाते हैं। और यही हो रहा है जो मतलब जो है जन सामान्य के द्वारा मदरसे चलाए जा रहे हैं। उन मदरसों में हम सब की बात नहीं कर रहे हैं कि सब में ऐसा हो रहा हो, लेकिन जहां पर इनकी विचारधारा के लोग मैनेजमेंट में हैं या वो मुदर्रिसीन यानी अध्यापक हैं, शिक्षा कार्य करते हैं, वहाँ ये सब चीजें ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही हैं, ऑनलाइन मीन्स किताबों से, और ऑफलाइन मीन्स ये वक्तव्यों के द्वारा। तो इन सब चीजों को रोकने की आवश्यकता है। पर मजीदी साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि समाज के द्वारा मदरसे हैं, आखिर वो भी तो किसी नियम कानून के तहत होते होंगे। जैसे आप किसी मौलवी को बुला लीजिए घर पे एक तौर पर ट्यूशन पे, वो आपको दीनी तालीम देता है, वो एक अलग बात हो गई। पर अगर आप एक मदरसा खोलते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, तो आप चाहे जो करिए, धर्म का प्रचार ही सही, आप एक अल्पसंख्यक जो आपका मूल अधिकार है उसको लेकर के भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का उसमें रोल तो होता ही है, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेस पे पढ़ा रहे हैं। पब्लिक प्लेस का मतलब है कि एक बिल्डिंग होगी, बच्चे आते होंगे, एक मौलवी साहब होंगे। तो ऐसे में क्या ये नियम उन पे नहीं लागू होगा? क्या ये कंपल्सरी और ऑप्शनल वाले चीजें उन पे लागू नहीं होगी? निजी तो तब होता जब वो आप घर पे कर रहे होते हैं। देखिए यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि ये तो कोचिंग सेंटर भी एक दायरे में आते हैं, लेकिन इस तरीके के मदरसे किसी भी दायरे में नहीं आते। हम तो ये बात अलल ऐलान कह रहे हैं कि जो इस तरह के मदरसे चल रहे हैं, जो निजी समूहों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, मोहल्ले टोलों की कमेटियां बना करके चलाए जा रहे हैं। मैं जिस मोहल्ले में निवास करता हूँ उस मोहल्ले में 5 6 7 मदरसे हैं, लेकिन कोई भी मदरसा ना तो मदरसा शिक्षा परिषद से रजिस्टर्ड है, ना तो वो जो है वो किसी और एजुकेशन सेंटर से रजिस्टर्ड है। इस मदरसे इस तरीके के मदरसे जो होते हैं वो कोचिंग सेंटर के भी प्रावधान इनके ऊपर लागू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ धर्म प्रचार की बात है। दीनी तालीम जैसा मामला है कि जैसे कुछ बच्चे घर में इकट्ठा होकर के पढ़ने लगे तो कुछ बच्चे जा करके वो मदरसों में जा करके पढ़ने लगे, यही बात है। तो इस पर एक बाकायदा ये इस तरीके से फैसला नहीं लेना चाहिए हुकूमतों को। हुकूमत को चाहिए कि इसमें बुद्धिजीवियों को, वो जो वाकई बुद्धिजीवी हों, जो वाकई चिंतित हों, ये छोड़ करके कि वो दलीय विचारधारा को छोड़ करके हमारा सपोर्टर है हम ही उसको करेंगे, तो अक्सर जो होते हैं वो सपोर्टर भी जो होते हैं उनको भी इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। वास्तविक रूप से जो वाकई चिंतित है समाज के प्रति, ऐसे बुद्धिजीवियों की कमेटी बना करके फिर उनकी राय ले करके फिर इस पर जो है कोई कदम उठाना चाहिए। और नियम और कानून बना करके ऐसे हवा हवाई कोई चीज कोई फैसले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हो कि जो किसी से लाभान्वित नहीं है उसके ऊपर कोई विचार लागू भी नहीं होता है। क्योंकि अब जैसे कि मस्जिद है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, तो मस्जिद में नमाज किस टाइम पढ़ाई जाएगी ये कोई सरकार नहीं तय कर सकती। नमाज में क्या पढ़ाया जाएगा ये कोई सरकार नहीं तय कर सकती। नमाज में कितने लोग होंगे कोरोना को छोड़ करके ये भी कोई सरकार नहीं तय कर सकती। नमाज लाउड स्पीकर से पढ़ाई जाएगी कैंपस के अंदर या बाहर, इस कैंपस के बाहर तो सरकार तय कर सकती है, लाउड स्पीकर से अंदर पढ़ाई जाए ये कोई सरकार तय नहीं कर सकती। तो उसी तरीके से जो मदरसे मस्जिदों के आधार पर चलाए जा रहे हैं उनमें कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, ये चाह करके भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नियम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे हवा हवाई नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसे हवा हवाई होंगे तो उसमें भी वही दुश्वारियां आएंगी कि जो ऐसे तत्व जो अराजक तत्व हैं जो देश को बदनाम करते हैं उनको मौका मिल जाएगा कि देखिए साहब ये हम अब हमारे धर्म पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा
1999 में संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी के द्वारा एक विधेयक लाया गया था, धर्म स्थल विधेयक। उसके मुताबिक कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा तो उसके लिए सरकार से जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगी। तो सीधी सी बात थी, उसका इतना विरोध हुआ था कि बाकायदा तो एक अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन कर दिया गया था जिसमें सारे समाज के लोग थे, और उनको ये बताया गया कि देखिए ऐसा है ना कि ये हिंदू हैं और ये इनकी सरकार है, मोस्टली डीएम भी हिंदू होते हैं, तो अब वो जाएंगे उनको परमिशन मिल जाएगी, तुमको परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो इतना उसमें 6 महीने तक आंदोलन चला। तो उस वक्त की जो सरकार थी उस सरकार को ये विधेयक वापस लेना पड़ा था। इस तरीके का प्रचार और दुष्प्रचार किया गया था। ऐसे ही हमारा पूरा देश इस समय इस समस्याओं से गुजर रहा है। कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है, तो या तो फिर सरकार तैयार है क्या इस तरीके की कोई मामला झेलने के लिए जिस पर दुष्प्रचार हो और फिर उस पर जो है हंगामा आराई हो। ये तो फिर बिला वजह की बात ये हो गई कि मुफ्त में हंगामा आराई कराने का मौका दिया जा रहा है। मजीदी साहब, आप इतने चिंतित रहते हैं मदरसा और मदरसा की शिक्षा को लेकर के, आखिर सरकार के इस कदम के बाद आप और किस तरह के कदम क्यों उम्मीद करते हैं कि ये कदम उठाने पे सरकार की तरफ से आपकी बात अगर कहें कि जो कट्टरता, जो दीनी बातें पढ़ाई जाती हैं, जहां पे लोग अपने आप एक बार जिक्र कर रहे थे कि मौलानाओं का इस्लाम, तो वो मौलानाओं का इस्लाम की जो पाठ्यक्रम है मदरसों से वो हट जाए, बाकी मदरसों का माहौल ठीक हो जाए। आपके लिहाज से वो कौन से 4-5 बिंदु हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए, उसे अमल में लाना चाहिए? देखिए, जो हमने बात कही थी कि मौलानाओं का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, और इसके बारे में हमने तथ्य भी कहे, अभी भी चर्चा हुई, उस चर्चा में हमने बात कही। वही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन सारी किताबों को खंगाला जाए, तो ये एक्सपर्ट ही तो उन किताबों को खंगालेंगे, देखेंगे कि ये चीज ना पढ़ाई जाए, जिस चीज से दूरियां पैदा हो रही हो वो चीज पढ़ाने से रोका जाए। अब सीधे सीधे जब ये किताब, एक किताब ये कह रही है कि गैर मुस्लिमों को उनकी त्योहार में बधाई देने से निकाह टूट जाता है और मुसलमान गैर मुस्लिम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये मोहब्बत पैदा करने वाली बात तो है नहीं, और ये धर्म का हिस्सा भी नहीं है। क्योंकि अगर धर्म का हिस्सा होता तो इसी धर्म के बाबा बुल्ले शाह हरगिज ये नहीं कहते होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह भी तो मुसलमान थे। तो एक मुसलमान कह रहा है कि नहीं होली खेलना साहब जायज है, और दूसरा मुसलमान ये बता रहा है साहब होली की बधाई देना ही ना जायज है, वो खेलने की तो बात छोड़िए। तो ये विरोधाभासी चीजों को हटाना पड़ेगा ना। तो अब ये कैसे हटाई जाएंगी? अब हमने तो आपको एक जगह बताया, दो जगह बताया, तो अब जब आपकी एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी तो वो एक्सपर्ट कमेटी सारी चीजों को खंगालेगी और लोगों से पूछा जाएगा, उनसे विचार आमंत्रित किए जाए कि हाँ कौन कौन सी पुस्तक में इस तरीके की। सबसे पहले तो वो मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उन मदरसों में तो एक सूची बननी चाहिए कि हमारे यहाँ ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं। फिर उन किताबों का सारे लोग अध्ययन करें कि हाँ इन किताबों में कोई ऐसा तथ्य तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई ऐसा तथ्य मिलता है तो उस तथ्य को हटाया जाए, या वो लोग जो पढ़ा रहे हैं तो वो कुरान और हदीस के अलावा किसी व्यक्ति विशेष की अपनी पर्सनल लिखी हुई किताब को चेक किया जाए कि हाँ इसमें कैसे उसने अपने हिसाब से लिखा है या किसी के हिसाब से लिखा है। तो ये इस पे एक बहुत ही गहन मतलब जो है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है। लेकिन आलोक जी, मुझे नहीं लगता है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि जैसा ढर्रा चल रहा है वैसा ही ढर्रा चलता रहेगा। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनका वो एक मात्र काम है, सर एक सूत्री कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ये है कि येन केन प्रकारेण सरकार बनाओ, दूसरे का काम है येन केन प्रकारेण सरकार चलाओ। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, संख्या बल होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए,
हमारी सरकार निर्बाध रूप से चलनी चाहिए और जो समस्याएं आ रही हैं उसको वहीं ठोक पीट के बराबर कर दी जाए। ये उसी का नतीजा है कि मौके पर उस चीज को दबा दिया गया, हल्का कर दिया गया, बल प्रयोग करके उसको रोक दिया गया, बाद में वो चीजें भारी होकर के निकल आई। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ हो पाएगा। अभी क्योंकि मामला ताजा ताजा चल रहा है, जगह जगह पर कहीं दावत इस्लामी का स्कूल कब्जा करके मदरसे बनाने वाली बात निकल रही हो। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात देखिए, जब मैं इस बात को कहता था कि दावत इस्लामी ये कर रही है, दावत इस्लामी वो कर रही है, तो लोग मानते नहीं थे, यही सरकार के लोग नहीं मानते थे और रिपोर्ट लगा देते थे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब वो चीजें ताबड़तोड़ सब सामने आने लगी। अब जब हम कहते थे कि ये लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अपने इदारे बना रहे हैं, तो कोई नहीं मानता था। अब कानपुर में खुद ही निकल आया कि हाँ साहब इन्होंने कब्जा करके बनाया है। तो वो जो बातें वो जो कहीं वो सामने निकली, तो अब लोगों ने तो यहाँ तक कि मजाक तक उड़ाए, उलाहना तक दिए कि ये तो लफाजी करते हैं, इनको पब्लिसिटी चाहिए। और ऐसे लोगों ने कहा कि आलोक जी, अगर हम आपको बताएंगे, ऑफलाइन भी बताएंगे कि ऐसे लोगों ने कहा कि जो राजपत्रित अधिकारी माने कहे जाते हैं, उन राजपत्रित अधिकारियों ने इस तरीके की बातें की। तो और आज चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी उन तथ्यों को डिनाई किया जा रहा है। ये हैरत की बात है। वो सिर्फ किसी तरीके से ये माहौल शांत हो, माहौल शांत हो, माहौल शांत हो, इसी तरह के नारे हैं। किसी को कुछ करना नहीं है, किसी को कोई पड़ी नहीं है, बस किसी तरीके से अपनी जिंदगी को जिस तरीके से जी रहे हैं, लग्जरी के साथ और स्टारों के साथ, वैसे जीना है। तो जब जब ये विचारधारा, जब ये सोच हो, तो आगे कुछ किया नहीं जा सकता। मजीदी साहब आज कुछ मायूस से लग रहे हैं आप। और दूसरा, इन अफसरों को लेकर के मदरसे की शिक्षा का क्या रिश्ता नाता है? क्या ऐसा तो नहीं है आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपरी तौर पे सब अच्छा दिखा दिया जाता है और नीचे की अगर बात करें, जमीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो बात, वो भावना दबी रहती है जो कि वक्त आने पर कभी ना कभी नुकसान पहुंचाती है समाज को। देखिए आलोक भाई, मैं जिस तरह से चीजों को देख रहा हूँ और जिस तरीके से नकारात्मक चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने जो लाई जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब कुछ मायूसी जैसी आ गई है कि क्या मुझे लगता है कि या तो मेरे माता पिता को मुझे ऐसे संस्कार नहीं देने चाहिए, और या तो मुझे इतनी खुद शिक्षा नहीं प्राप्त करनी चाहिए जिससे सच्चाई का और अच्छाई का और बुराई का ज्ञान हो। क्योंकि चीजें वही की वहीं पर स्थिर हैं और किसी भी तरीके की मुझे सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। तो ये बड़ी हताश करने वाली बातें हैं। और मदरसा पाठ्यक्रम हो या कोई भी पाठ्यक्रम हो, तो कुल मिलाकर के देखिए, करने वाले तो वही हैं जो कल थे। अगर इनको यही चिंता होती तो कल सही कर सकते थे, और आज अगर सही करने के लिए निकले तो वो ऐसी बात लेकर के आए जो असंभव हो ही नहीं सकती। तो ये वो कहते नहीं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जो मैंने देखा है, बल्कि जो मेरी सोच का विधिवेत्ता होगा, अधिवक्ता होगा, वो भी इस बात को मानेगा कि हाँ ये बात सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बात की जा रही मजीदी साहब, आपके मुताबिक चूंकि मदरसा और मदरसे में क्या पाठ्यक्रम होता है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आप खुद वहां से पढ़े हुए हैं। पाठ्यक्रम में न सिर्फ बदलाव बल्कि नियमों में और इसके विषय में को लेकर के कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की जरूरत है। कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो देश के प्रति एक भावना को बनाते हों, देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना को बनाते हों, ना कि ऐसे कि मौलानाओं का इस्लाम अलग हो, दूसरे का इस्लाम अलग हो, सबके अपने अपने मुताबिक इस्लाम हो। ये हो कि इस्लाम एक हो और जो कि सारे मदरसों में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। मुझे लगता है आप यही सब बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात में कम से कम एक बात तो है कि शुरुआत हुई है। मजीदी साहब जैसे और भी कई लोग सरकार में अपनी बात कहेंगे, कुछ उसके और अच्छे सुझाव और सुधार की बात करेंगे, तो संभवतः जो कुछ भी कहीं ना कहीं समाज में लेकर के, मदरसों को लेकर के कुछ और भ्रांतियां हैं या फिर
किसी तरीके की इसको और अपडेट करने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। एक चुनौती के तौर पे जो समाज द्वारा अगर कहा जाए मदरसे चलाए जाते हैं, उन सब को लेकर के आखिर सरकार का उन पे कितना कंट्रोल होता है, शायद ये ज्यादा मुनासिब होगा, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। मजीदी साहब, आप हम लोग के साथ रहे और आपने अपनी बातें कही। सरकार की इस नए शुरुआत पे खुशी तो जरूर है, लेकिन आपको ये लगता है कि थोड़ा और कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़ा और रिफॉर्म की जरूरत है, धर्म के नाम पर जो मदरसे चलते हैं उनमें और बेहतर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जड़ जब तक सही नहीं होगी उसके बाद वो पौधे और पौधे से पेड़ तब तक अच्छा नहीं होगा। तो जड़ को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मदरसों को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। बस मजीद साहब, आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको फिर अगले दिन कुछ नए विषय के साथ, कुछ तत्कालीन विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपके हमेशा सुझाव और कमेंट हमें जरूर मिलते रहते हैं। हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे विषय उठाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।